यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बहुत सारे इंटरमीडिएट के बच्चे बोल रहे थे कि सर सुपर 30 के सॉल्यूशन कहां मिलेंगे। तो सुपर 30 के बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आप इसके सॉल्यूशन देखोगे, मैं सॉल्यूशन साथ में दे रखे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए ये चैनल पे जाना पड़ेगा, सीए भंवर बोराना, और उसमें आप लाइव में जाएंगे। बिकॉज ये पुणे में मैंने जो लाइव मैराथन लिया था, जो इंडिया टूर था, उसी में बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑलरेडी सजेस्टेड आंसर जो सॉल्यूशन है वो मैंने डिस्कस कर दिए थे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिल जाएगा। पार्ट 3 जो है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, चलिए आप लोगों को, ठीक है। जो पार्ट 3 है वो पार्ट 3 आज अपन सीखने वाले हैं, और आज मैं आपको बताने वाला हूं बाकी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एक काम करते हैं। सर कौन कौन से क्वेश्चन बाकी बच गए थे, तो मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑलरेडी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑलरेडी उसमें हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका ऑलरेडी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका आई थिंक हो चुका था। स्लम सेल से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हो चुका था पार्ट 1 में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड था, वो क्वेश्चन भी ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 आपका पेंडिंग था, रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके आईसीआई मटेरियल से ही मैंने क्वेश्चन ले रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। मिस चार्ली अमेरिकन नेशनल। अमेरिकन नेशनल का मतलब होता है कि ये अमेरिकन सिटीजनशिप है, वो वहां की रहने वाली है, वहां की नेशनल है, मींस वहां की सिटीजनशिप है उसके पास में। Got married to Mr. Radhe of India in the USA on the 2nd March 2022 को दोनों के बीच में शादी हो गई। एंड शी केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 16 मार्च 2022 को इंडिया आई थी। 16 मार्च 2022 को पहली बार इंडिया आई, उससे पहले कभी इंडिया नहीं आई। She left for USA on the 19th September 2022. She returned to India again on the 23rd March 2023. While in India, she had purchased a showroom in the Mumbai on the 30th April 2022 को उसने इंडिया मुंबई में शोरूम खरीदा, which was leased to a company on the rent of 25,000 per month from the 1st May 2022 से उसको रेंट पे दिया है। She had taken a loan from bank for the purchase of this showroom, on which bank has charged the interest of 97,500 up to 31st March 2023. She had received the following cash gift from her relative and friends during the 1/4/2022 से लेके 31st मार्च 2023 के बीच में उसको उसके पेरेंट्स से, पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के पेरेंट्स से, में सास ससुर से गिफ्ट मिला 51,000 का। एक बात बताऊं, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो भी आपको हस्बैंड के पेरेंट्स से गिफ्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, और रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैरिड सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, तो हस्बैंड की सिस्टर, इसका मतलब स्पाउस की सिस्टर या फिर स्पाउस के ब्रदर या सिस्टर ब्रदर के उनके स्पाउस से अगर कोई भी मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएंगे, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के वेरी क्लोज फ्रेंड से मिला 151 और 21, टोटल 172। यहां फ्रेंड जो है वो रिलेटिव में नहीं आएगा, एंड इट इज एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50,000, सो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये लोग 172 है, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपसे पूछा क्या है, determine his residential status and compute the total income chargeable to tax along with the amount of tax liability on such income for the assessment year 23-24। तो पहली चीज तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो एक बात बताइए, इस साल में वो कितने दिन चार्ली जो है वो इंडिया में रही। तो प्रीवियस ईयर 22-23 की बात करूं तो एक बात बताइए, वो इंडिया आई थी पहली बार, कौन सी डेट को आई थी, 16 मार्च 2022 को आई। तो एक तो मार्च में जितने भी दिन रही होगी वो तो लास्ट ईयर में जाएगा 21-22 में। नाउ इन द 22-23 उसने वापस 19 सितंबर को गई। इसका मतलब अप्रैल पूरा इंडिया में था, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 एंड योर सितंबर के आई थिंक 19 डेज। तो सितंबर के है वो आपके 19 डेज, ये तो एक तो इंडिया में रही। उसके साथ में उसके बाद उसने क्या दे रखा है, शी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन द 27 मार्च 2023 को वापस आई। तो 27, 28, 29 एंड 30 एंड 31 5 दिन और ले लीजिए आप इसमें। इसमें मार्च के जो है वो 5 डेज और ले लीजिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज इस साल में कितना हुआ, तो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 19 प्लस 5, आई थिंक 177 डेज हुआ। सो 177 डेज है वो आपके करंट ईयर में स्टे किया।
प्रीवियस ईयर 22-23, लास्ट ईयर में कितना स्टे किया था? तो प्रीवियस ईयर 21-22 की अगर मैं बात करूं तो 21-22 में जब वो इंडिया आई थी ऑन द 16 मार्च 2022, तो 15 दिन नहीं था, तो 31 माइनस 15 डेज कर दीजिए तो 16 दिन है वो लास्ट ईयर में स्टे किया था। अब आपसे पूछा क्या, डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो पहली चीज तो ये, पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। क्या वो सेटिस्फाइड हुई? नहीं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। मैं बताऊं सेकंड बेसिक कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड नहीं। तो जब दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट रहेगा इस साल में। लेकिन सर यहां पे एक बात बताइए, जब नॉन रेजिडेंट होते हैं तो उसके केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी। तो एक तो इंडिया में उसको कौन कौन सी इनकम हुई है? एक तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है, और हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट मिल रहा है वो बाबू 1 मई 2022 से मिल रहा है। तो 1 मई 2022 से 11 महीने का हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ले लीजिए। उस रेंट में से फिर आपका 30% का, पहले म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर कुछ पे किया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसमें से आप एक काम करिए कि रेंट में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन ले लीजिए, ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा। और 1,72,000 है ये आपका अदर सोर्सेज का इनकम आएगा, और ये उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा और स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? Would her residential status undergo any change assuming that she has a person of Indian origin and her total income from Indian source of 18 lakh rupees? She is not liable to tax in the USA. अब एक बात समझना, यहां पे इन्होंने बोला कि ये जो है ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है करके। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब एक बात समझना, अगर कोई भी पर्सन है वो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो अगर इंडिया विजिट के लिए आते हैं तो उनके लिए जो सेकंड बेसिक कंडीशन होती है ना, वो सेकंड बेसिक कंडीशन देखते तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर 15 लाख से ज्यादा है उसका इनकम करके, ठीक है 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखते हैं, बट उसमें एक चेंज आ जाता है, दैट इज 60 डेज की जगह 120 डेज देखते हैं। तो करंट ईयर में देखेंगे कि 120 डेज और मोर का स्टे रहा है एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में तो 365 डेज और मोर नहीं है ना, तो उस केस में भी वो क्या मानी जाएगी? नॉन रेजिडेंट ही मानी जाएगी। रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी द नॉन रेजिडेंट ओनली, वो नॉन रेजिडेंट ही मानी जाएगी। तो सेकंड केस में भी तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्वेश्चन में क्योंकि आपने वो पहले दोनों लेक्चर देखे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोनों लेक्चर देखे होंगे तो आपको बेस पता चल गया होगा कि डीटी में आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या करने हैं, आपको बेस समझ में आ गया होगा। तो जब आपको बेस समझ में आ गया होगा तो अब मैं थोड़ा फास्ट भी जाऊंगा, तो मेरा मानना यह है कि आपको इजीली ग्रास्प कर पाओगे और इजीली आप समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मिस पूर्वी एज 55 ईयर्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द प्रैक्टिस में है, सीए है। She maintained her books of accounts on the cash basis and her income and expenditure account for the year ended 31st March 2023 are as follows. Income and expenditure account दे रखा है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। आपसे पूछा क्या है लास्ट में, मैं सीधा वही पहले पढ़ लेता हूं। इन्होंने पूछा है दैट इज द कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस पूर्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपको क्या करना है? टोटल इनकम निकालना है और टैक्स पेबल निकालना है। अब एक बात समझना, जैसा मेजर इसमें इनकम दिख रहा है वो पीजीबीपी का इनकम दिख रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है तो ऑब्वियसली ये पीजीबीपी का इनकम आपको निकालना रहेगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको इनकम साइड में दे रखी है ऑडिट फीस है और टैक्सेशन सर्विस से ये फीस आई, कंसल्टेंसी से ये आई, तो टोटल उसकी जो फीस है वो इतनी कलेक्ट हुई। डिविडेंड ऑन द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी, ग्रॉस डिविडेंड है एंड इनकम फ्रॉम यूटीआई है, ये भी ग्रॉस है। एक बात बताऊं, ये दोनों इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी तो पीजीबीपी की इनकम निकालते टाइम आप क्या करोगे? इसको लेस कर दोगे। पहले तो पीजीबीपी की इनकम निकालोगे, तो जैसे ही यहां पे देखिए जो पीजीबीपी का इनकम, पहले अपन देखेंगे कि यहां पीजीबीपी का इनकम कहां पे निकाला है, अलग अलग तरीके से अलग अलग नोट में निकाला है। तो पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए आपने नेट प्रॉफिट से चालू किया होगा, 9,28,000 एंड 224 है वो आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है, इससे आपने चालू किया होगा। अब एक बात समझना, ये जो चीजें हैं 10,524, 7,600 एंड ऑनोरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर। अब ये आंसर पेपर चेक करने का इनकम है, ये भी तुम्हारे अदर सोर्सेज में जाएगा। सीए की प्रैक्टिस से जो इनकम होगी वो आपके पीजीबीपी में जाएगी, बाकी अदर सोर्सेज में जाएगा तो ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट है, ये तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा।
तो ये सब इनकम, चारों इनकम यहां से हटा दीजिए। तो पीजीबीपी की इनकम जब आप देखोगे तो पीजीबीपी की इनकम निकालते टाइम आप देखोगे ये चारों चीजें लेस कर रखी है, ये आपके पीजीबीपी की इनकम नहीं है, ये आपके अदर हेड की इनकम है, तो इसको आपने यहां से हटा दिया करके। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है। अगर मैं डेबिट साइड में देखूं तो सैलरी टू स्टाफ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइपेंड टू आर्टिकल कोई दिक्कत नहीं है। इंसेंटिव टू आर्टिकल कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस का रेंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, परचेज ऑफ द कार फॉर ऑफिस यूज। अब एक बात बताओ, कार परचेज किया तो कार क्या पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हैं? आंसर इज नो। कार का डेप्रीशिएशन अलाउ होगा। अगर बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए है तो कार का डेप्रीशिएशन अलाउ होगा, बट कार इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पीएनडल के डेबिट में नहीं डाल सकते। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। तो बेटा इस 80,000 को आप एड बैक कर दोगे, डिस अलाउड कर दोगे। दूसरा, रिपेयर, मेंटेनेंस, पेट्रोल ऑफ द कार, जब ये ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो ये अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अलाउ है। नेक्स्ट इज अ म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसका म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में अलाउ होगा ना, यहाँ पीजीबीपी हेड में अलाउ थोड़ी होगा, तो ये भी तुम्हारा डिसअलाउड हो जाएगा। तो एक तो 80,000 डिसअलाउड होगा और एक 3,000 डिसअलाउड होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी का इनकम। तो आप देखोगे एक तो ये 80,000 डिसअलाउड हो गया और ये 3,000 डिसअलाउड हो गया व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी का इनकम करके। ठीक है, चलिए अब आपको यहां पे कुछ नोट दे रखे हैं। सबसे पहला, अलाउएबल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार इज अ 15%। तो डेप्रीशिएशन 15% मिलना चाहिए। तो मोटर कार 80,000 का, 80,000 का अगर आप 15% करेंगे तो उसका 80,000 का 15% कम्स टू द 12,000। तो 12,000 का आपको डेप्रीशिएशन अलाउ हो जाएगा। तो आप पीजीबीपी में देखेंगे यहां पे 12,000 का आपको डेप्रीशिएशन है वो आपका लेस कर दिया। उसके बाद में अगर मैं देखूं यहां पे वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500। आपको कोई बेनिफिट मिला है किसी क्लाइंट से, तो क्लाइंट से जब बेनिफिट मिला है तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल जाता है। मैंने आपको बोला हुआ है एनी बेनिफिट, एनी गिफ्ट और एनीथिंग इज रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो इसको आप पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर दीजिए। तो इसको 10,500 को हम पीजीबीपी की इनकम बना देंगे और पीजीबीपी हेड में इसको हम ऐड कर देंगे। यहां पे ये आपका बिजनेस हेड में ऐड हो जाएगा। मींस ये ऐड ऑफ परक्यूजिट और बेनिफिट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो पीजीबीपी की इनकम में इसको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट, incentive to the article assistant represent amount paid to two article assistant for passing the IPCC that is CA intermediate exam in the first attempt। तो कोई बात नहीं, ये अलाउबल खर्चा है। अगर आपने आर्टिकल है उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसके लिए उनको कुछ भी इंसेंटिव पे किया, दैट इज अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट पार्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2,000 फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक। अब एक बात बताइए, यहां पे 12 मंथ का आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किया है 2,000, तो यहां पे इस साल तो 6 महीने का अलाउ होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पे एसएससी कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है। जब पहले ही लाइन में दे रखा है कि एसएससी जो है वो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है। एक बात बताओ, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पीजीबीपी का इनकम एंड अदर सोर्सेज का इनकम आप कैश और मर्केंटाइल कोई भी सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो जो भी आपके एक्सपेंडिचर आपने पे किए हैं वो आपको अलाउ हो जाएंगे। तो यहां पे पूरा 2,000 है वो अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, सैलरी इंक्लूड 30,000 टू द कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस्टर पूर्वी इन वन ऑफ द प्रोफेशनल असाइनमेंट। आपने 30,000 का कैश में पेमेंट किया। एक बात बताओ, 30,000 का कैश में पेमेंट किया इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन। एक सेक्शन हुआ करती है 40A सब सेक्शन 3, वो ये बोलती है सिंगल डे में सिंगल पर्सन को आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते 10,000 से ज्यादा का। अगर आपने किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो 30,000 रुपीज है वो आपका यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा। आप इसको एड बैक कर दीजिए। 30,000 विल बी डिसअलाउड व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीजीबीपी का income। Next part, the traveling expenses include expenditure incurred on foreign tour of 32,000 which was within the RBI limit। अब आपने जो है वो ट्रेवल किया है इंडिया के बाहर। मेरा मानना ये रहेगा ये बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए अगर आप ट्रेवल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलाउ हो जाएगा। दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउड। नेक्स्ट पार्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट्स टू ₹5,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली पेड इन द कैश। एक बात बताइए, पहली चीज तो यह है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है ना वो कैश में पे नहीं होना चाहिए। तो कैश में पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहां पे आपने कैश में पे किया है। एक तो आपने किया है दैट इज द ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर। पहली चीज तो ब्रदर का डिडक्शन मिलता ही नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में आपका खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का एंड एक पेरेंट्स का मिलता है, आपके ब्रदर का तो मिलता ही नहीं। एंड मेजर सन के लिए आपने पे किया उसका आपको मिल जाता, लेकिन वो बेटा आपने कैश में पे किया, इसके लिए अलाउ नहीं होगा। तो 80D का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप यहां पे देखोगे तो डिडक्शन 80D का आपको नहीं मिल रहा है। आप डिडक्शन में यहां पे जाके देखोगे
तो डिडक्शन में आपका 80D का डिडक्शन है वो आपका नहीं मिल रहा है। उसके बाद में लास्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, लास्ट एडजस्टमेंट शी हैज इन्वेस्टेड 10,000 इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका 80C में डिडक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शी हैड पेड 70,000 टुवर्ड्स द एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, तो एडवांस टैक्स आप लेस कर दोगे नेट टैक्स पेबल निकालते टाइम। अब आपको हर हेड का इनकम निकालना है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? आंसर इज यस। यहां पे जो रेंट रिसिव्ड 85,600 दे रखा है ये आपके हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और आपका 85,600 में से आप क्या करेंगे, जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे तो 85,600 में से म्युनिसिपल टैक्स पेड आप लेस कर दीजिए और 30% स्टैंड डिडक्शन लेस कर दीजिए। इंटरेस्ट का कोई डिटेल है नहीं, तो ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन गई। उसके बाद ये तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम बन गई, उसके बाद ये तुम्हारे अदर सोर्सेज की इनकम बन गई, और ये तुम्हारा डिडक्शन आ गया। तो ये सब आप लेने के बाद आपकी आ जाएगी टोटल इनकम, और इस टोटल इनकम पे फिर आप टैक्स निकाल दीजिए स्लैब रेट से। अब एक बात बताओ, अगर वो 115 बीएसी लेता तो क्या होगा? अगर वो 115 बीएससी लेता, क्योंकि दूसरा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर एसएससी, क्योंकि जब जब ये बोला नहीं है कि इग्नोर 115 बीएससी, मतलब वहां पे 115 बीएससी भी लगेगा। अगर वो 115 बीएससी लेता तो क्या होता? तो पहली चीज तो अगर वो 115 बीएससी लेता तो क्या क्या चीजें आपकी चेंज हो जाती? एक तो आपकी ये चेंज हो जाती है कि आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलता। आपको जो डिडक्शन है मींस ग्रॉस टोटल इनकम जो है, वो ग्रॉस टोटल इनकम में कोई भी चेंज नहीं आता। आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कुछ नहीं मिलता। ये आपकी जो है वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बन जाती, और उस पे 6 स्लैब रेट से आप टैक्स निकाल देते। तो बेटा जो भी आपके लिए मोर बेनिफिशियल है वो आप फॉलो कर दीजिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 करके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोलता है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सिद्धांत, age 31 years of the Delhi, both as per the regular provision of Income Tax Act 1961 and as per the section 115 BAC for the assessment year 23-24. Advise Mr. Siddhant whether he should opt section 115 BAC or not. मीन्स आपको उसके नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी टोटल इनकम निकालना है और 115 BAC के हिसाब से भी निकालना है, और आपको बताना है कि क्या उसको 115 BAC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको दे रखा है सैलरी इंक्लूडिंग द डियरनेस अलाउंस, ये सैलरी है आपका, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका बोनस है, ये आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी फॉर द सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज ओन अकोमोडेशन। अब एक बात समझना, ये सैलरी ऑफ द सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ये टैक्सेबल परक्यूजिट माना जाता है। ये टैक्सेबल परक्यूजिट माना जाता है उन लोगों के लिए जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। और मैं बता दूं, जिसका साल का सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो सबके लिए आपको ये टैक्सेबल करने का इतना याद रखिए। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज ओन अकोमोडेशन, उसके रहने के लिए घर का उसने रेंट पे किया। चलिए इसका क्या होगा देखेंगे। बिल पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट, ये भी आपका टैक्सेबल परक्यूजिट होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, और जिसका साल का सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। सो दिस इज ऑल्सो अ टैक्सेबल परक्यूजिट। तो देखिए, सैलरी हेड की अगर मैं बात करूं तो आपका ये टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल होगा, और ये भी टैक्सेबल होगा। आगे क्या दे रखा है? तो अगर मैं सैलरी हेड की इनकम निकालूं, वो आगे जो चीजें दे रखी है वो आई थिंक आपके अदर हेड की दे रखी है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की। तो पहले मैं सैलरी हेड की बात करूं तो सैलरी हेड में देखिए, आपकी टैक्सेबल सैलरी में 335 ले लीजिए, बोनस ले लीजिए, ये टैक्सेबल परक्यूजिट ले लीजिए, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, और 3,19,000 है ये आपका जो है वो आपका नेट सैलरी आ जाएगा। आगे दे रखा है, सिद्धांत परचेज अ फ्लैट इन द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन द दिल्ली फॉर द 4,75,000 इन द अप्रैल 2015 में उसने एक घर खरीदा था, which was financed by the loan from the Life Insurance Corporation of India 1,60,000 at the rate 15% interest. उसने 1,60,000 का लोन लिया था 15% के इंटरेस्ट रेट से। His own saving उसका 65,000 था, and deposit from the nationalized bank is 2,50,000. 2,50,000 का उसने डिपॉजिट जो है नेशनलाइज्ड बैंक से लिया था। To whom this flat was given on the lease for the 10 year. The rent payable by the bank is 3,500 per month. The following particulars are relevant. अब एक बात समझना, इसने क्या किया, एक फ्लैट खरीदा था 4,75,000 में अप्रैल 2015 में। पैसा कहां से जुटाया था? 1,60,000 का लोन लिया था LIC से एट द रेट 15% इंटरेस्ट की रेट से। 65,000 उसकी खुद की सेविंग थी, और बेटा जिसने उसको भाड़े पे दिया उससे डिपॉजिट लिया है, वो डिपॉजिट है वो आपका 2,50,000 का नेशनलाइज्ड बैंक से डिपॉजिट लिया है, जिसको उसने ये भाड़े पे दिया है। अब इसका रेंट कितना है? 3,500 पर मंथ का रेंट इसको मिल रहा है। आगे क्या दे रखा है?
म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सिद्धांत है पर एनम, तो ये आपका म्युनिसिपल टैक्सेस लेस हो जाएगा जीएवी से। हाउस का इंश्योरेंस कराया, इसका कुछ भी नहीं होगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ही अर्न द 2700 इन द शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस्ट 4200 इन द कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस। अब एक बात समझिए, यहां स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है एज वेल एज स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का जो गेन है 2700, उसके सामने आप स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4200 में से 2700 सेट ऑफ कर लेंगे और जो बाकी का बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद इन द ईयर 1718 he had gifted 30,000 to his wife and 20,000 to his son who was age of 11 year. The gifted amount were advanced to Mr. Rajesh who was paying the interest 19% per annum. अब एक बात समझना, उसने क्या किया था 2017-18 में 30,000 उसकी वाइफ को गिफ्ट किया था, 20,000 उसके सन को गिफ्ट किया था और उन्होंने किसी को एडवांस कर रखा है, उससे इनकम आती है 19%। तो ये 19% जो भी इनकम आएगी दैट इज गोइंग टू बी क्लब इन हैंड्स ऑफ द सिद्धांत, सिद्धांत के हाथ में वो क्लब हो जाएगी। कैसे क्लब होगी? ये जो 30,000 है, इस 30,000 पे 19% की रेट से जो भी आएगा वो क्लब होगा और इस 20,000 पे 19% की रेट से जो आएगा वो क्लब होगा। लेकिन एक चीज समझना, माइनर की इनकम जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है वो 1500 का आपको एक एग्जाम्पशन मिलेगा, अंडर सेक्शन 1032 का एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिद्धांत हैज received the gift of 30,000 each from her his four friend। तो एक बात बताइए, यहां पे 30,000 पर फ्रेंड से मिला तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय आपका 4 दैट कम्स टू द 1,20,000। तो 1,20,000 का गिफ्ट मिला, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगा। अब एक बात बताइए, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालेंगे? तो 3,500 का रेंट मिल रहा है, तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, ये आपका एक्चुअल रेंट है, यही तुम्हारा जीएवी बन जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस कर दीजिए, आपको एनएवी मिल जाएगा, एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए और इंटरेस्ट ले लीजिए। इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हैं? आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 1,60,000 का लोन लिया था, तो आप एक काम करिए 1,60,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 15% की रेट से, इट्स कम्स टू द 24,000। तो 24,000 का आप इंटरेस्ट लेस कर दीजिए, आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मिल जाएगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ कर दीजिए और जो भी रिमेनिंग लॉसेज है वो नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अदर सोर्सेस में क्लबिंग वाली जो इनकम है वो आप अदर सोर्सेज में ले लीजिए, गिफ्ट वाली इनकम है वो अदर सोर्सेज में ले लीजिए और 80C का डिडक्शन ले लीजिए। और अब आप एक काम करिए, इस पे नॉर्मल रेट से टैक्स निकालिए। लेकिन एसएससी अगर यहाँ पे 115 बीएससी लेता तो क्या होगा? तो एक बात बताओ, 115 बीएससी लेता तो कहां पे चेंजेस आता? एक तो तुम्हारे ये सैलरी हेड में जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिलता, दूसरा मैं आपको बोलूं दूसरा एक ये 80C का डिडक्शन नहीं मिलता, और तीसरा जो माइनर की इनकम ऐड करते हैं ये 1500 1032 में मिलता है, ये तीनों चीजें नहीं मिलती। बाकी आपका क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व हो जाता, तो एज इट इज आप इसको सॉल्व कर दीजिए। लेकिन एग्जाम में इतना वापस से इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको क्या करना है, यहां आईसीआई ने भी बोला है ऐसा ऑल्टरनेटिव कंप्यूटेशन, तो ऑल्टरनेटिव कंप्यूटेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो ले लीजिए, उसमें फिर आप 50,000 ऐड कर दीजिए, 1500 ऐड कर दीजिए और 50,000 ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद ये जो आएगा इट इज कॉल योर इनकम एज पर द 115 बीएससी, और इस पे फिर आप टैक्स निकाल दीजिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 10 ऑलरेडी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी ऑलरेडी हो चुका है, राघव वाला क्वेश्चन मैंने करा लिया था। अब आप आ जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 इज पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन को मैं एक काम करूंगा, जो मैंने रेगुलर बैच में कराया हुआ है उसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इन द पार्ट नंबर 4 करके, ठीक है? तो इसी जो ये सेशन चल रहा है सुपर 30, उसका पार्ट नंबर 4 होगा ना, उस पार्ट नंबर 4 में मैं डाल दूंगा, ये पार्ट नंबर 3 है, उसके बाद पार्ट नंबर 4 आएगा। पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 12 को डाल दूंगा और उसमें लिखा होगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो उसमें लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 18 करके, क्योंकि मेरी क्लास बुक में ये क्वेश्चन नंबर 18 था, तो मैंने इसको पूरा एग्जॉस्टिव वे में 1 घंटे में सॉल्व कराया हुआ है। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप उससे देखिएगा, पार्ट नंबर 4 में आएगा, और पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 18 करके बोला होगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आई थिंक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए सीधा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 14 पे आ जाइए सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि मिस्टर थॉमस, अ सिटीजन ऑफ जापान, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 में आया था वो। During the financial year 1819, 1920, 2021, 21-22 and 22-23, he was in India for 50 days, 65 days, 95 days, 150 days, 75 days respectively. वो हर साल कितने कितने दिन था ये आपको दे रखा है।
Determine his residential status for the assessment year 23-24. Examine the tax implication in hands of Mr. Thomas for the assessment year 23-24 of the following transaction entered by him. पहली चीज तो ये सिटीजन ऑफ जापान है। एक बात बताइए, आपका 22-23 में ये कितने दिन रहा है? ये 75 डेज रहा है। तो करंट ईयर में ये 75 डेज रहा है, तो करंट ईयर में 75 डेज रहा है, तो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। दूसरा बेसिक कंडीशन का फर्स्ट पार्ट हो रहा है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर बट 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर है या नहीं। तो आप एक काम करिए, इसकी चारों साल की टोटल लगाइए। तो अगर आप टोटल लगाते हैं 50 प्लस 65 प्लस 95 एंड प्लस 150, तो क्या 365 डेज हो रहा है? नहीं, 360 डेज हो रहा है। तो जब 360 डेज हो रहा है तो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। जब एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो वो बंदा क्या माना जाएगा? उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। वो बंदा इस साल में आपका नॉन रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा करके, ठीक है, नॉन रेजिडेंट हो गया। अब एक बात समझना, वो बंदा जो है वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब आगे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मिखिल अ नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, the borrowed fund is used by Mikhil for investing in the Indian company's debt fund for earning the interest। अब एक बात बताओ, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे किया, तो क्या वो दूसरे नॉन रेजिडेंट को जिसको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे थॉमस को पे किया जा रहा है, तो क्या थॉमस के हाथ में वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? एक चीज आती है कि एक बात समझिए, इंटरेस्ट अगर किसी नॉन रेजिडेंट को भले दूसरे नॉन रेजिडेंट से मिलता है, बट वो दूसरे नॉन रेजिडेंट ने अगर इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वेस्ट किया है, मींस इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में उस पैसे को डाला है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा एज पर सेक्शन 9(1) क्लॉज नंबर 5 करके, आपको थोड़ा बहुत अगर याद रहेगा तो। बट अगर उसने बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं डाला तो वो इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी एंड इट इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तो यहां पे जो उसने जो पैसा डाला है ना, वो इंडिया के किसी इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन कंपनी के डेट फंड में, मींस किसी बिजनेस प्रोफेशन में थोड़ी डाला है। तो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे शेयर खरीदे या डिबेंचर खरीदे, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा और इस केस में ये इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। सो दिस इनकम इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन इंडिया। ये इंडिया में टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? देखिए, दूसरा पॉइंट दे रखा है, ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी एंड अर्न इनकम ऑफ द 5 लाख फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर द ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। अब एक बात समझना, अगर मान लो ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी एंड अर्न इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। अब एक बात बताओ, इंडिया में अगर मान लो सिर्फ न्यूज और व्यूज कलेक्ट किए जाते हैं तो क्या वो बिजनेस कनेक्शन बन जाता है? क्या आंसर इज नो, वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता और जब वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा तो वो भी टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। क्योंकि एक बात बताओ, आपको पता है कुछ केसेस में इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता था, या तो इंडिया में किसी पर्सन है वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है बाहर, या फिर इंडिया में वो पता है फॉरेन कंपनी है वो अनअसोर्टेड या फिर रॉ डायमंड है उसका डिस्प्ले एक्टिविटी करती है, या फिर सिर्फ न्यूज कलेक्ट करते हैं और उसको इंडिया के बाहर ट्रांसमिट करते हैं, तो इस केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। हेंस 10 लाख इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ मिस्टर थॉमस के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ही एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद बीएससी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड डिजाइन एंड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटिंग देयर टू सेट अप अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया एंड ही चार्ज 15 लाख फॉर सर्विस फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी। अब एक बात समझना, उसका अग्रीमेंट हुआ है इंडिया की किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ में और उसको वो क्या करने वाला है, कुछ डिजाइन है, डॉक्यूमेंट है, ये सब देने वाला है, तो उसके लिए जो मिलेगा वो रॉयल्टी मिलेगा। अब एक बात समझना, अगर इंडियन कंसर्न से कोई रॉयल्टी मिलता है और भैया वो जो आप सर्विस ले रहे हो वो इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा नॉन रेजिडेंट के लिए एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तो ये बेटा 15 लाख है वो थॉमस के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। दिस 15 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द थॉमस। तो ये तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस में जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है ना, उसमें जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है ना, उससे ये क्वेश्चन है, ये आईसीए ने बनाया था। चलिए आगे क्या दे रखा है। Mr. Naksh has undertaken certain transaction during financial year 22-23, which is listed below. You are required to identify the transaction in respect of which quoting the PAN number is mandatory, related document. आपको ये बताना है कि PAN number लगाना है या नहीं लगाना। सबसे पहले पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 का पेमेंट किया बाय अकाउंट पे ही चेक। एक बात बताओ, 50,000 से ज्यादा 50,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट करते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम के लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम से रिलेटेड, तो आपको PAN नंबर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आपको PAN नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो पेमेंट है आपका 50,000 से ज्यादा नहीं है। अगर 50,000 से ज्यादा है तो ही PAN नंबर लगाना है। दूसरा,
पेमेंट ऑफ 1,10,000 फॉर आरबीआई फॉर एक्वायरिंग इट्स बॉन्ड। अगर मान लो आप आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हो, तो आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हो, उसमें 50,000 से ज्यादा के अगर आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पेन नंबर लगाना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको पेन नंबर लगाना पड़ेगा। आप अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पेन नंबर लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एंड पेमेंट ऑफ 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक फॉर ट्रेवल एजेंट फॉर ट्रेवल टू द सिंगापुर फॉर द 3 days टू अ विजिट। अब एक बात समझना, किसी ट्रेवल एजेंट को आपने पेमेंट किया, तो ट्रेवल एजेंट को अगर आप पेमेंट करते हो फॉरेन का ट्रेवल के लिए वगैरह, फॉरेन करेंसी वगैरह खरीदते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको पेन नंबर लगाना पड़ेगा। तो 50,000 से ज्यादा है तो पेन नंबर लगाना पड़ेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, आई मेड द मिस्टेक। यहां पे आपका एसबीआई का क्रेडिट कार्ड कर रहे तो पेन नंबर लगाना पड़ेगा। और फॉरेन ट्रेवल के लिए अगर आप जो है वो कैश में पेमेंट करते हैं 50,000 से ज्यादा, तो ही पेन नंबर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे पेन नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया है। अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया तो पेन नंबर नहीं लगाना। कैश में अगर आप फॉरेन करेंसी खरीदते हो या फिर फॉरेन जो क्या बोलते हैं उसको पेमेंट करते हैं ट्रेवल एजेंट को वगैरह 50,000 से ज्यादा का कैश में, तो आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यहां लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। Miss Soha, age 35 years, resident individual, is a dealer of the scooter. During the previous year 20 to 23, turnover of her business is 1 lakh and 1 crore and 10 lakh, out of which 25 lakh was received by way of the account pay check and balance in the cash. Miss Soha does not opt to pay the tax as per the provision of section 115 BAC, उसको नहीं लेना। What would be your advice to Soha relating to the provision of advance tax with its due date along with the amount payable, assuming that she wishes to make the maximum tax saving? अब एक बात समझना, यहां पे पहली चीज तो यह है कि यहां पे बेटा आप प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले सकते हो। बिकॉज अगर आप बिजनेस में हो तो आपको पता है प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले सकते हो, और आप अपनी इनकम को 44 एडी के हिसाब से दर्शा सकते हो। क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो अप टू 2 करोड़ है, तो टर्नओवर है वो अप टू 2 करोड़ है, तो आपका जो इनकम है वो आप 8% 6% बता सकते हो। तो कैश वाला जो है उस पे आप मल्टीप्लाई बाय 8% कर लीजिए, बाकी वाला जो अकाउंट पे ही चेक वाला है उस पे आप 6% कर दीजिए, ये आपका पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा। अब एक बात समझना, पीजीबीपी की इनकम पे आप टैक्स निकाल दीजिए, क्योंकि वही टोटल इनकम बन जाएगी, उस पे टैक्स निकाल दीजिए। और अगर आप एडवांस टैक्स की बात करेंगे तो अगर कोई भी एसएससी है वो 44 एडी या एडीए लेता है तो उसको एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, दैट इज द 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो 15 मार्च है उसमें आपको 100% एडवांस टैक्स है वो आपको पे करना रहेगा। तो अब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आपको कराया था करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। ऑल पीपल पे अटेंशन, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर कश्यप एज 38 ईयर्स इज एंटाइटल अ सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ का उसका सैलरी है। He is given an option by the employer either to take house rent allowance or rent free accommodation which is owned by the company। तो उसके पास ऑप्शन है कि आइदर वो एचआरए ले ले या फिर हाउस फैसिलिटी ले ले। एचआरए ले या हाउस फैसिलिटी दे, उसके लिए ये ऑप्शन दे रखा है। द एचआरए अमाउंट इज पेबल वाज 8,000 पर मंथ, एचआरए उसको मिलेगा कंपनी से। एंड द रेंट फॉर द हायर अकोमोडेशन वाज 6,500 पर मंथ एट न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में रहता है, तो वो जो घर का भाड़ा देगा वो 6,500 पर मंथ देगा भाड़ा। Advise Mr. Kashyap whether it should be beneficial for him to avail HRA or rent-free accommodation. Give your advice on the basis of net take home cash benefit. Assume Mr. Kashyap does not opt the provision of section 115 BAC। अब एक बात समझो, बड़ा सिंपल सा है कि या तो आप HRA ले लीजिए या फिर आप परक्यूजिट ले लीजिए, परक्यूजिट में हाउस फैसिलिटी ले लीजिए। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं करके, ठीक है। चलिए अगर वो HRA लेगा तो क्या होगा, तो मैं बताऊं, अगर वो HRA लेता है तो उसका सैलरी कितना होगा, तो 4,80,000 तो उसका सैलरी आएगा अगर एचआरए ले या रेंट फ्री अकोमोडेशन ले। अगर वो एचआरए लेता है तो एक बात बताइए, अगर वो एचआरए लेता है तो एचआरए उसको मिलेगा कितना, 8,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ तो 96,000 का उसको एचआरए मिलेगा। अब एक बात समझो, उसमें से 96,000 जो एचआरए उसको मिलेगा उसमें से उसका जो है वो एग्जेम्पशन मिलेगा 1013A में। और एग्जेम्पशन कितना मिलता है, पहला 50% ऑफ बेसिक सैलरी, बिकॉज ये मेट्रो में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी और एचआरए रिसिप्ट और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सो 30,000 का एग्जेम्पशन मिल गया। 66,000 है वो आपका एचआरए है, वो टैक्सेबल एचआरए होगा। और बेटा इसका ग्रॉस सैलरी इतना आ जाएगा, 50,000 का इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, नेट सैलरी इतना आ जाएगा, 4,96,000 है वो आपका नेट सैलरी एज वेल एज द टोटल इनकम बन जाएगा।
कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू 87A रिबेट। तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा आपका कोई भी टैक्स है वो टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर वो रेंट फ्री अकोमोडेशन लेता है तो एक बात बताइए, दिल्ली है, दिल्ली की पॉपुलेशन प्रिस्क्राइब 25 लाख से ज्यादा है, तो एक बात बताइए वहां पे क्या होगा कि आपका जो 15% ऑफ सैलरी है उतना परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। जो रेंट फ्री अकोमोडेशन या हाउस फैसिलिटी है उसमें 15% है वो टैक्सेबल होगा। तो आप 15% करेंगे 4,80,000 का 72,000 टैक्सेबल होगा। यह आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी वाला आपका जो नेट सैलरी आ जाएगा यही आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होगी और इतना आपको टैक्स आ जाएगा। टैक्स है वो आपका 13,420, यहां 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अब आपको यह बताना है, डिसीजन लेना है वो नेट होम कैश सैलरी पे लेना है कि घर पे कितना बचेगा। तो घर पे कितना बचेगा, एक बात बताओ, अगर उसने एचआरए लिया तो उसको मिलेगा कितना, एक तो सैलरी मिलेगा 480 का और प्लस एचआरए का उसको अमाउंट और मिल जाएगा, कितना मिलेगा, दैट इज द 96,000। तो 480 प्लस 96,000 कर लीजिए, 576 आया। उसका रेंट कितना जाएगा, 78,000। तो उसको घर पे बचेगा कितना, 498 बचेगा ना भाई। नेट उसके पास में जो बचेगा पैसा इन हैंड कैश जो बचेगा वो 498 बचेगा। लेकिन अगर वो रेंट फ्री अकोमोडेशन लेता है तो पैसा तो उसको 480 ही मिलेगा, बट उसमें से उसको टैक्स और भरना पड़ेगा। और टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 13,420 का फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में टैक्स आ रहा था। तो उसके पास में नेट कितना बचेगा, 466,580 बचेगा। तो आपके लिए मोर बेनिफिशियल क्या है, ऑब्वियसली आप एचआरए लीजिए। तो 498 आपके पास में नेट कैश सेव हो रहा है, बच रहा है। तो आप एक काम करिए, एचआरए लीजिए रेदर देन द रेंट फ्री अकोमोडेशन की जगह आपको एचआरए है वो एचआरए लेना चाहिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज द वन क्वेश्चन। उसके बाद में जो बी वाला पार्ट है ना वो बड़ा ही इजी वाला पार्ट है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं नया, आप इसको करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आप आ जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर 19 पे। और क्वेश्चन नंबर 19 अपन देखते हैं कि देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो 19 में क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये बोलता है, समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर अपन 19 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोलता है, मिस्टर सुदर्शन ड्यू टू द इनएडवर्टेंट रीजन failed to file his income tax return for the assessment year 23-24 on or before the due date of filing of such return of income. Due to some reason he could not file the return. Can he file the above return after the due date of filing of return of income? If yes, which is the last date of filing of above return? And what are the consequences of non-filing of return within the due date under section 139(1)? तो देखो, एक तो आपने रिटर्न अगर टाइम पे फाइल नहीं किया तो क्या आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो? आंसर इज यस, 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक कर सकते हैं और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब एक चीज समझना, इस साल से तो एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट और आया है कि असेसमेंट ईयर के एंड से आप 2 इयर्स तक अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप इनकम डिस्क्लोज करते हैं तो 2 इयर्स तक आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। एंड इफ यू फाइल द अपडेटेड रिटर्न तो आपको वो एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में फाइल कर दिया तो 25% ऑफ द टैक्सेस और इंटरेस्ट, और अगर 1 ईयर के बाद में किया विद इन 2 इयर्स तो आपको 50% एडिशनल टैक्स है वो आपको पे करना रहेगा। आपसे पूछा अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या होता है, तो लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एक तो बेटा कोई भी लॉसेस जो होते हैं ना वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस कैपिटल गेन हेड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपको 234A का इंटरेस्ट लग जाएगा और तीसरा आपका 234F का फीस लगेगा 5,000, बट आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो उस पर्टिकुलर केस में ये 1,000 से ज्यादा फीस नहीं लग सकता। अब एक बात समझना, इस क्वेश्चन में मैंने ये तो बताया 139(4) के बारे में तो डिस्कस किया है कि 139(4) में आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैंने अपडेटेड रिटर्न का जिक्र नहीं किया। चाहिए तो आप एक काम करिए, यहां पे एक नोट लिख लीजिए करके, ठीक है, और नोट लिख लीजिए कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 assessee can file updated return from 1st April 2022 assessee can file updated return under section 139(8)(a) within 2 years from end of relevant assessment year if other conditions are satisfied. relevant assessment year if other conditions are satisfied. अगर बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो आप 2 इयर्स के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न है वो आप फाइल कर सकते हैं। चलिए, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। To whom the provision of section 139AA relating to quoting the आधार नंबर do not apply। एक बात बताओ, आधार नंबर नहीं कोट करना 4 लोगों पे। आपको पता है अगर आप आसाम में रहते हो
या फिर जम्मू कश्मीर मेघालय में रहते हो तो आपको आप पे ये सेक्शन नहीं लगती। दूसरा, आप नॉन रेजिडेंट हो तो नहीं लगती, आप नॉन सिटीजन हो तो नहीं लगती, और आपका एज अगर 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो उस पर नहीं लगती। लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है, मिसेज हेतल एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर हैज गॉट हर बुक्स ऑफ accounts for the financial year ended 31st March 2023 audited under section 44AB। इसकी टैक्स ऑडिट हो रही है। Her total income for the assessment year 6,35,000 है। She wants to furnish her return through the इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, टीआरपी के थ्रू वो अपना रिटर्न फाइल करना चाहती है। क्या कर सकती है? एक बात बताओ, टीआरपी के थ्रू हर कोई रिटर्न फाइल कर सकता है, दो लोग नहीं कर सकते। एक तो कंपनी नहीं कर सकता और दूसरा ऑडिट पार्टी नहीं कर सकता। तो जिसकी ऑडिट होती है वो टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ये बंदी जो है वो टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल है वो नहीं कर पाएगी। ये टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपको वीडियो मिलने वाला है जो पार्ट 4 में आएगा, और रेगुलर बैच से डालूंगा जिससे आपको थोड़ा ढंग से समझेगा। तो मैं एक काम करता हूं, पार्ट 4 में डालने वाला हूं रेगुलर बैच में से, बट आपको ध्यान रखना है कि उसमें ना नंबर चेंज रहेगा, बट क्वेश्चन यही है, कोई फर्क नहीं है। इसमें एक फर्क है, यहाँ पे है ना सैलरी में 15,80,000 की जगह आप 15 लाख कर दीजिए। दिस इज ओनली वन करेक्शन, आप 15 लाख कर दीजिए इस क्वेश्चन में। तो ये मैं आपको डालने वाला हूं इन द पार्ट नंबर 4 करके, ठीक है। 20 के बाद में आपका 21 है, इसको भी मैं आपको पार्ट 4 में डालने वाला हूं। रेगुलर बैच से सैलरी का क्वेश्चन है, पार्ट 4 में डालने वाला हूं, ठीक है। पार्ट 4 में आ जाएगा, ये नंबर चेंज होगा, पार्ट 4 में आएगा। उसके बाद 21 के बाद में आपका 22 जो है ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपसे, सिमिलर क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी का है, आपसे आराम से हो जाएगा। 22 एंड 23 आप खुद ट्राई करेंगे। 22 एंड 23 है ये आप खुद ट्राई करेंगे। ये दो क्वेश्चन मैं सिर्फ छुड़वा रहा हूं, मतलब छुड़वा रहा हूं मतलब मैं नहीं करा रहा हूं करके, ठीक है। 22 23 आप आराम से हो जाएंगे। ये आपका सैलरी का पार्ट है, ये आपका जो है वो कैपिटल गेन का पार्ट है जिसमें आपका 112 रहेगा, और ये तुम्हारा क्लबिंग का पार्ट है। तो ये आपसे हो जाएगा, आप इजीली ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद 24 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, 25 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। उसके बाद 26 जो है वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। 27 जो है वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28, इसका मैं पार्ट 4 में डाल दूंगा, पार्ट 4 में डाल दूंगा। आईएफओएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पार्ट 4 में डाल दूंगा 28 करके, ठीक है। बट ऑब्वियसली नंबर चेंज रहेगा, बट मैं पार्ट 4 में डाल दूंगा। उसके बाद में 29 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कहां पे आप देखेंगे? अपना आरटीपी का लेक्चर आप देखेंगे। आरटीपी में 2023 का एक वीडियो है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप YouTube पे जाएंगे, आरटीपी में 2023 सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 है जो मैंने यहाँ पे लिया है, बट मैं आपको वहां पे करा चुका हूँ, ठीक है। तो उससे आप देख लीजिए। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुपर 30 क्वेश्चन फॉर द सीए इंटरमीडिएट, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से बहुत बेस्ट 30 क्वेश्चन है वो मैंने कवर किए। और मैंने आपको वो ऑब्वियसली जो 6-7 घंटे का लेक्चर है वो पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें भी, ये पार्ट 3 और पार्ट 4 और आएगा जिसमें एग्जॉस्टिव वे से जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। सो गाइज इतना बहुत है आज के लिए, और थैंक्स अलॉट पीपल। और पहली चीज तो ये है कि आप लोग है ना अब ढंग से पढ़ने लग जाओ, ढंग से पढ़ने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि आपको ढंग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अभी टाइम बहुत कम बचा है। सो जस्ट स्टडी एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन। लास्ट डे पे कैसा पढ़ना है उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर।